अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं तुर्की और शाम, कयामत से पहले वहां कयामत का सा समा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे तुर्की और उसके मज़ाफ़ात में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से और जो वहां पर इस वक्त इंसानी मिजरी की सूरत हाल है। उसके बाद गुफ्तगू करेंगे कि इलेक्शन से फरार आखिर कब तक। आज भी इलेक्शन के दिन के हवाले से, उसकी डेट के हवाले से कोई मजीद पेशरफ्त नहीं हो पाई और ये मामला लटकाया जा रहा है। आखिर में IMF कहता है कि जी डू मोर, कितना और करना है रियासत पाकिस्तान को, ये अब IMF हमें बताएगा। देखते हैं कि कौन कौन सी शराइत उनकी मानने के करीब है। इस वक्त हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जनाब, सबसे पहले बात कहा जा रहा है कि तुर्की की हिस्ट्री में सबसे बदतरीन जो एक नेचुरल कलामिटी है वो है ये गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान जो बार बार जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं। तुर्की में गुज़श्ता 2 रोज में 2 बड़े जल्जले आए हैं जी। पहला जल्जला 7.8 उसकी शिद्दत थी, दूसरे जल्जले की शिद्दत थी 6.7 और अब से तक 285 आफ्टर शॉक्स भी इसके बाद आ चुके हैं। अब सूरत हाल ये कि एक हफ्ते के सोग का ऐलान किया है और उसमें मुल्क में जो तारीख की सबसे बड़ी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक जो अभी तक फिगर सामने हमारे पास आ रहे हैं, जहां भाग अफराद की तादाद जो है वो 3,381, जख्मी अफराद जो है वो 20,426, तबाहशुदा इमारतें 5,775। शामी हुकूमत के मुताबिक वहां पे जो जहां भाग अफराद की तादाद है वो 1,500 है और जख्मी अफराद 2,500 से ज्यादा हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अलबत्ता 7 फरवरी को उनकर रवाना होंगे, तुर्की के अवाम के साथ अफसोस और यकजहती करेंगे। बहरहाल जी, इस वक्त क्या वहां पर जाकर उनके काम को बढ़ाना चाहिए है, उनके मजीद एक प्रोटोकॉल और ये सारा डिप्लोमेटिक एक टियर करना चाहिए है कायम हुकूमत पाकिस्तान को? ये उनके करने के फैसले हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो कहें इस वक्त कि भाई नहीं, इस पाकिस्तान को जाना चाहिए, वजीर आजम साहब को जाना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए है। ज़ाहिर इस बात की कोई तुक बनती नहीं। पाकिस्तान की रियासत ने मदद भी की है जी। C-130 तैयारे के अंदर इमदादी सामान भेजा है, रेस्क्यू और सर्च की टीमें भेजी हैं, कोई 52 रुकनी टीम जो है वहां पर पहुंची है। और तुर्की की तरफ से जो इमदाद की अपील की गई है वो कहते हैं कि जिन अशिया की उन्हें फौरन जरूरत है, क्योंकि वहां सर्दी बहुत है, वो है ओवरकोट, स्वेटर्स, रेन कोट, हीटर्स, ब्लैंकेट्स, टेंट्स, फूड बॉक्स, जनरेटर। और अभी तक वहां पर जो हिफाजती और जो रेस्क्यू के काम हैं वो किए जा रहे हैं। अली मुस्तफ़ा प्रेजेंटर हैं, नुमाइंदा खुसूसी हैं TRT वर्ल्ड तुर्की से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली हमें ज्वाइन करने के लिए। आप इस्तांबुल में हैं, वहां पे हालात कदर बेहतर हैं, लेकिन ओवरऑल जो पैरानोया की सूरत हाल है, जाहिर सी बात है हमें यहां से बैठ के वो फुटेजेस का इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है। जो वहां पे मौजूद हैं लोग, वो अभी तक उसके जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल और जो सारे रेस्क्यू के मामलात हैं उसी के असरात से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे। आप बताइए आप के ये जो इस कैलामिटी के हवाले से वहां पर मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है और आपने खुद वहां पे क्या मामला देखे? जी मारिया, ये पूरा मुल्क इस वक्त एक शॉक के अंदर है और ग्लूड है टीवी स्क्रीन के ऊपर। आप नंबर्स का जिक्र कर रही थी पहले अपने शो के अंदर कि कितनी हलाकतें हुई हैं। हर घंटे तकरीबन 100-150 की रफ्तार से नंबर्स चेंज हो रहे हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब ये कह रही है कि उसका तासुर है कि 8 गुना ज्यादा जो आपके भी बताए गए नंबर्स हैं उनसे 8 गुना ज्यादा शहादतें हो सकती हैं। ये भी अब इतलात आ रही हैं वहां पे जो टीम्स पहुंची हैं, किसी भी तरीके से कि रोड नेटवर्क्स तबाह हो चुके हैं, वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोग जो इमारतें खड़ी हुई भी हैं कि डर की वजह से लोग इमारतों के अंदर नहीं जा रहे। तो एक बहुत ही एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन एक क्राइसिस डेवलप हो रहा है उन टेम्परेचर्स में जो अभी अपना बिलो फ्रीजिंग जा रहे हैं। तो इतलात जो आ रही है कि तकरीबन एस्टिमेटेड है ये कि 1 लाख बंदा अभी भी दफन है मलबे के नीचे। और आपने कवर किया है 2005 अर्थक्वेक, हमने देखा उसके अंदर क्या एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास एक कि तकरीबन 48 घंटे कह लें एट मोस्ट, उसके बाद 80% चांसेस आपकी सर्वाइवल की कम हो जाती हैं और फिर एक और मरहला शुरू होता है। वो रेस्क्यू और सर्च एंड रेस्क्यू नहीं रहता, वो सर्च एंड रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही एक टाइट विंडो है और इस वक्त के जो टेम्परेचर्स हैं पूरे तुर्की में, यहाँ पे भी इस्तांबुल में भी, वो एकदम तब्दील हुए हैं
اور اس سچویشن میں اب کیا ہوگا آگے، ایک پورا یہ ملک ایک شاک کے اندر ہے. از دا ورلڈ ڈوئنگ انف؟ کیونکہ ترکی نے پوری دنیا سے مدد کی اپیل بھی کی ہے اور ہر کوئی کر بھی رہا ہے اپنی اپنی مناسبت سے، لیکن وہاں پہ جنرل سینٹیمنٹ کیا ہے؟ کیا دنیا کو اس کی شدت کا اور اس کے نتیجے میں جو ڈیزاسٹر ہے اس کا اندازہ ہے؟ کیا دنیا اپنی مدد جس تناسب سے کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے وہاں پہ؟ جو تصویریں آپ تک پہنچ رہی ہیں، دنیا میں اور جگہوں تک پہنچ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ایک بہت ہی کنسرٹڈ ایفرٹ، امریکہ کے پلینز لینڈ ہو رہے ہیں انجرلک میں، اسرائیلی ایئر کرافٹ لینڈ ہو رہے ہیں انجرلک میں، پاکستانی ایئر کرافٹ لینڈ ہو رہے ہیں انجرلک میں، یونانی گریک ایئر کرافٹ جس کا پولیٹیکل ایشوز بھی رہے ہیں ترکی کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ بھی لینڈ ہو رہے ہیں انجرلک میں. اس وقت ادنا کا وہ ایئر فیلڈ جو ہے وہ ایک بہت کرٹیکل ایئر فیلڈ بن گیا، کیونکہ یاد رکھیں وہاں پہ پہلے امریکی سولجر بھی تھے، ایک ڈسپیوٹ بھی چلا اس کے بعد 2016 کو کے بعد. تو جو انجرلک ایئر بیس ہے وہ ایک طریقے سے سب کو ساتھ لے آیا ہے. جتنے بھی ان کے ترکی کے ہمدرد ممالک ہیں، ساتھی ہیں، وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. یہاں تک کہ اسرائیل نے تو ایک فیلڈ ہاسپٹل بھی سیٹ اپ کرنے کی بات کی ہے. پاکستان سے جیسے آپ ذکر کر رہی تھی C-130 کے تھرو ریسکیو ٹیمز آئی ہیں، سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز آئی ہیں، امداد بھی آ رہی ہے. تو ایک یہ بہت ہی یونائٹڈ ایفرٹ ہے، کیونکہ ترکی نے ایسا سانحہ پہلے یا لیونگ میموری میں نہیں دیکھا. پاکستان کے وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، فارن منسٹر آ رہے ہیں، تو کیا obviously کہ وہاں سے ان کو گرین سگنل دیا ہی گیا ہوگا کہ اس کے بعد ہی یہ دورہ جو ہے پلان ہوا؟ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اور بھی آ رہا ہے ایسے وقت پہ سولیڈیرٹی کے لیے، کوئی ڈیلیگیشن کسی اور ملک سے بھی؟ کیا سنگن ہے وہاں پہ؟ ابھی جو فوکس ہے ماریا وہ ہے ان ایریاز کے اوپر اور یہاں تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ابھی تک ایسے ایسے ایریاز ہیں جیسے ہم ہتائی کی بات کرتے ہیں. ہتائی بلٹ ہے تقریباً کوئی 3000 سال پہلے کی ایک سیولائزیشن کے اوپر وہ جگہ بلڈ تھی. آج وہ 60% غائب ہو چکی ہے. تو اس کی جو انارمٹی ہے اور جو فوکس ہے وہ ابھی سیاست اور ان سب چیزوں پہ نہیں ہے. فوکس ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے پہنچا جائے، کس طریقے سے امداد پہنچائی جائے، کس طریقے سے انسولیٹڈ ٹینٹس، کیونکہ ایک بہت ہی آپ 13 ملین لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو اٹس اے ہیوج نمبر آف پیپل ہو آر ناؤ آؤٹ ان دی اوپن. ان کا فیوچر کیا ہے، ٹرکی کی اکانومی کا اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا ہمیں نہیں پتا. یہ سب سوالات ہیں جن کے اوپر بھی فوکس ہے ماریا. بہت شکریہ علی مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود TRT سے ہمیں جو ترکی کے اندر معاملات ہیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اور فارن منسٹر ترکی جا رہے ہیں، اور جو پاکستان میں APC ہونی ہے اس کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. یہ دوسری مرتبہ سے APC کو ملتوی کیا گیا ہے. پہلے جو APC کے لیے جب دعوت دی گئی تو کیونکہ کہا گیا کہ دہشت گردی اتنا بڑا ایک اہم اور ارجنٹ اٹینشن ریکوائرڈ ہے اس ایشو کے لیے، تو تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. لیکن ارجنسی کا حالت یہ ہے کہ پہلے ایک مرتبہ اس کی ڈیٹ آگے ہوئی، اب دوبارہ دوسری مرتبہ اس کو ملتوی کر دیا گیا اس بنیاد پہ کہ وزیر اعظم پاکستان ملک سے باہر جا رہے ہیں ترکی میں. وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ضرور جانا چاہیے. میری پہلے دن سے پوزیشن ہے کہ ابھی مت جائیے، پہلے ہی ان کو ریسکیو کر لینے دیجیے. بہت سارے اور مواقع ہیں جہاں پہ آپ جا کر ان سے اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں. ملک کے اندر تو دہشت گردی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کی جو اٹینشن ہے وہ ریکوائرڈ ہے. صورتحال یہ کہ APC دوسری مرتبہ ملتوی ہو گئی ہے. یہ ہے ہماری ترجیحات اور یہ ہے ہمارا دہشت گردی سے لڑنے کا جو عزم ہے. اس حوالے سے پالیسی میکنگ کی جو کنسنسس کی کوششیں ہیں یہ کہاں تک ہیں آپ کے اپنے ہی سامنے ہے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہوں گے. ان سے گفتگو کریں گے کہ بھئی یہ الیکشن تو نہیں مل رہے، نہ ہی ڈیٹ سامنے آ رہی ہے، پلان B کیا ہے، اور کیا عمران خان صاحب کی نااہلی دیکھ رہی پاکستان تحریک انصاف. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب، سابق وزیر خارجہ، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب جوائن کرنے کے لیے. الیکشن کی ڈیٹ آج بھی سامنے نہیں آئی. آج کوئی بریفنگ وغیرہ دی IG KP نے. پہلے انہوں نے کہا کہ الیکشن کرا لیں گے، پھر اس کے بعد بہرحال ابھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ غور و خوض کیا جا رہا ہے. سو الیکشن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہو پائیں گے وقت کے اوپر؟ کیونکہ آئینی گنجائش تو اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، لیکن حکومت کا موڈ نظر نہیں آ رہا. تو کیا کریں گے آپ؟ کیسے الیکشن لیں گے؟ اگر یہ آگے کرتے ہیں پھر عدالتیں ہوں گی، جیل بھرو ہوگا، لیکن بظاہر حکومت از ناٹ گیونگ ان ٹو دی پریشر. دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ آئین تو بڑا واضح ہے اور حکومت کی نیت اتنی ہی واضح ہے. آئین واضح ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے، اور حکومت کے اشارے اتنے ہی واضح ہیں کہ الیکشن ہرگز نہیں کروانا چاہتے. اب یہ ہر حربہ استعمال کریں گے، تاخیری حربہ جو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے
کہ اس وقت جس میسو طریقے سے پنجاب میں ریشفل ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. آروز جن کو نوٹیفائی کیا گیا, جنہوں نے ہمارے نامینیشن پیپرز ایکسپٹ کرنے ہیں, کبھی ان کا بھی سنا ہے آپ نے کہ آرو کو تبدیل کر دیا جائے جس نے نامینیشن پیپر ایشو کیے ہوئے؟ جس نے مجھے نامینیشن پیپر ایشو کیا آرو نے, آج جب میں اپنا نامینیشن پیپر فائل کرنے گیا معلوم ہوا کہ رات ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اب یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں, اس قسم کے الیکشن کروانا چاہتے ہیں, اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان نتائج کو قبول کریں گے, اور آپ سمجھتے ہیں ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا اور معیشت آپ کی سدھر جائے گی. کس دنیا میں پھر ہو گیا کیا شاہ جی؟ بیکاز اب آپ نے لگا لیا ہے اپنی مرضی کے انٹرم سیٹ اپ, اب الیکشن اسی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. ہماری مرضی کے تو نہیں لگے. نہیں, جس نے حکومت نے, وفاقی حکومت نے لگا لیا اپنی مرضی کا انٹرم سیٹ اپ. الیکشن کمیشن آف پاکستان یہی ہے, ان کا جو آپ کے ساتھ محبت ہے وہ سب کو معلوم ہے. اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ بیکاز یہ کہتے ہیں جی الیکشن ہوگا بھی تو آپ نہیں مانیں گے, 2/3 نہ ملی آپ نہیں مانیں گے, آپ کسی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے, بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, سسٹم سے باہر رہنے کے آپ جو ہیں اپنے پورے سسٹم کو اس وقت ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. تو پھر ہوگا کیا 8-6 مہینے بعد؟ یہی ہوگا. ہم نے بیٹھنے سے انکار نہیں کیا. اگر ہمیں ان کی نیتوں میں کوئی نظر آئے کہ درست نیت نظر آئے. اب دیکھیے, ایک طرف وہ کہتے ہیں اے پی سی کی دعوت دیتے ہیں, دوسری طرف ابھی اے پی سی سے پہلے الزام بھی لگا دیتے ہیں. سیاسی انتقام جو ہے وہ مسلسل جاری ہے, مقدمات ہو رہے ہیں, لوگوں کو ہیرس کیا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے, جو کچھ تماشے آپ کے سامنے ہیں. پھر فیصلہ کریں نا, ہم دہشت گرد ہیں کہ نہیں. اب میں آیا ہوں, کل عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے یا میجسٹریٹ کے سامنے. بوگس ایف آئی آر کی ہوئی ہے, 6 ایف آئی آر مجھ پہ ہیں, نہ اس کا سر ہے, نہ پاؤں ہے, نہ اس پہ کوئی حقیقت ہے, لیکن سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے حکومت آپ کی ہے, آپ نے پالیسی بنانی ہے تو آئین کے مطابق پارلیمنٹ موجود ہے, پارلیمنٹ میں آپ بیٹھیے, ڈسکس کیجئے, ڈیبیٹ کیجئے, پالیسی بنائیے. دکھاوے کے تو کچھ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں نا لوٹے, ہاں, تو باقی تو سب آپ حکومت کے ہیں, سوائے پی ٹی آئی کے باقی تو سبھی سرکار ہے نا. تو آپ پالیسی بنانے والے آپ بیٹھے ہیں, جو ایکشن لینا ہے, ایگزیکٹو ایکشن لینا ہے وہ کیبنٹ لینا ہے, کیبنٹ موجود ہے. تو آپ نے کس کو روکا ہے؟ ہم نے جو کرنا تھا, ہم نے ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ریوائزڈ ایکشن پلان اپنے زمانے میں دیا 2021 میں. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی جو تھی نہیں پاکستان میں 2022 میں دی, وہ ان ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے تھی نا, ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے تھی, ایکسٹریمزم کو ریورس کرنے کے لیے تھی, اور اکنامک سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی تھی. تو ہم نے تو اقدامات کیے, اور اب بھی ماریا جو کوئی یہ قدم اٹھاتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ملک کے لیے بہتر ہے, ہم ملک کو نقصان نہیں دینا چاہتے. اے پی سی کے والے سے آپ نے کہا ہمیں لکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. اب تو خیر وہ اے پی سی بھی ملتوی ہو گئی, وہ کب ہوگی, 9 کو ہوگی, 12 کو ہوگی, یہ بھی پرائیورٹی ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, خان صاحب کہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. 2/3 اکثریت اگر نہیں ملتی, لیٹس اسیوم, تو پھر آپ الیکشن کے نتائج بھی نہیں مانیں گے. مطلب اس سے کم پہ آپ کہیں گے الیکشن فیئر. 2008 کے بعد خان صاحب واز کمپلیننگ, 2013 کے بعد خان صاحب واز کمپلیننگ, 2018 میں نہیں بیکاز آپ کی گورنمنٹ تھی. دوبارہ اگر وہ نتائج نہ آئے تو پھر ہی ول بی کمپلیننگ. دیکھیے ہماری خواہش ہے کہ ہمیں ایسا مینڈیٹ ملے کہ ہم قانون سازی کر سکیں, ہمیں جسے کہتے ہیں نا بیساکھیوں کی ضرورت نہ ہو, اور ہم ٹھوس جسے کہتے ہیں نا منصوبہ بندی کے تحت وہ سٹرکچرل ریفارمز کر سکیں جو آج پاکستان کو درکار ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ واضح اکثریت. 2/3 تو خواہش ہے نا ہماری, ضروری نہیں ہے کہ 2/3 ملے, ہماری خواہش ہے, ہماری آرزو ہے, اور ان کی کارکردگی ہے جو ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ شاید امکانات ہیں کہ مل جائے. لیکن میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں اور انشور کیا جاتا ہے کہ جتنے وہ ادارے جو پاکستان کی سٹیبلٹی میں دلچسپی رکھتے ہیں, جوڈیشری, ہمارے نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز, اسٹیبلشمنٹ, obviously ملک سے تو پیار ہے نا, سب کو ہے. تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات اس نوعیت کے ہوتے ہیں جن کے نتائج ہی قوم تسلیم نہیں کرے گی, تو 1977 کا تجربہ آپ کے سامنے ہے نا, کیا ہوا تھا.
भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी इतनी गिरी नहीं थी। चंद लोगों ने अपनी मकासद के लिए गड़बड़ की, पूरा इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया और उसने एक तहरीक को जन्म दिया। आपने देखा जी, उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, चिरागों में रोशनी न रही हुआ, जिसे कहते हैं। लेकिन क्या हुआ? बट ये जो आप इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन का सेटअप भी ये है। एक बात जो मरियम बीबी ने की और फिर उसको राना सनाउल्लाह साहब ने आगे बढ़ाया। मरियम बीबी ने कहा कि तो हुकूमत ही 4 महीने पुरानी है, 28 नवंबर से पहले हुकूमत हमारी पास नहीं थी। राना सनाउल्लाह साहब ने उस पॉइंट को मजीद एलैबोरेट करके कहा कि उस वक्त की जो साबिका एस्टैब्लिशमेंट है, नाम लिया उन्होंने बाजवा साहब के, वो मदद कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उधर से सपोर्ट मिल रही थी। ये जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम पूछते हैं कि भाई कहां कहां मदद मिली और हुकूमत क्या उनके पास नहीं थी, तो क्या अंदर से इनकी कोई सपोर्ट थी। ये जरा सुने पहले मरियम बीबी और राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा। हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है। ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। इससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। बात इनके यानी सहूलतकारों की, तो आपको पता ही है इनके सहूलतकार जो हैं वो ये नवंबर में फारग हुए हैं ना। वो इससे पहले ये लॉन्ग मार्च कैसे करना है, कब करना है, कहाँ रुकना है, कितने दिनों में पहुंचना है, ये सारी चीजें जो है ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। सर, ये लॉन्ग मार्च से लेके आपकी सारी स्ट्रीट मूवमेंट कोई प्लान कर रहा था? मारिया सुनिए, जो सहूलतकार ये कह रहे हैं कि हमारे थे और नवंबर में फारिग हुए, अगर वो नवंबर में हमारे होते तो आज आप होते ही ना राना साहब, आज यहां शहबाज शरीफ ना होते, आज मरियम लंदन से वापसी उनका यहां पाकिस्तान में ना होती, वहीं बैठी होती। ये मनसूबा बंदी पहले इमरान खान साहब यही तो कह रहे हैं कि दिखाया कुछ गया और निभाया कुछ गया। लेकिन जो लॉन्ग मार्च है कि कहां तक लेके आना है, कहां रुकना है, कहां पड़ाव डालना है, कितना वेट करना है, किन तारीखों में आना है, ये प्लान किसी ने? ये 100% पीटीआई की बात थी, कोई पीछे से नहीं बता रहा था कि नॉट एट ऑल। ये हमारा अपना प्लान था। हमारा अपना प्लान था कि हम आएंगे और उसमें थोड़ा सा हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ी कि वजीराबाद हो गया। वजीराबाद तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना। अब ये कहें कि वजीराबाद में हमने प्लान किया था, वो भी हिकमत अमली का, वो भी सहूलतकारों की, हमारे सहूलतकारों की काविश थी। ये दुरुस्त नहीं है। ये हुकूमत जाहिरन तो नजर आई ना, वो कह रहे हैं 28 नवंबर नहीं, ये अभी हमारी हुकूमत थी, अभी इमरान खान वजीर आजम थे कि इनके ताने बाने जुड़ने शुरू हो गए थे, इनकी बातें शुरू हो चुकी थी। ये जो प्लेटलेट्स बिगड़ गए थे, ये जो लंदन रवानगी हो गई थी, तो लग रहा है 2019 में भी आपकी हुकूमत नहीं थी। ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कई चीजों में इनको ये बैकडोर इनकी मैन्यूवरिंग चल रही थी। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कड़ियां जोड़ रहा हूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये इनका बाहर जाना, ये नैब के जो कानून में तरमीम होनी, जी वो तो फैटफ के लिए भी लेके आए थे ना, हमने इनकार किया था। तो ये सारा कोलिशन बनना, ये तो वो लोग हैं जो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे। आप देखें 3.5 साल MQM पाकिस्तान कोसती रही पीपल्स पार्टी को, और फिर मुआहदा उनके साथ हो गया। नवाज शरीफ और मरियम कोसती रही अपना पीपल्स पार्टी को, और बिलावल नुक्ताचीनी करते रहे शहबाज शरीफ पे और नवाज शरीफ पर, और फिर यकदम बगलगीर हो गए और PDM जो है वो मार्ज़े वजूद में आ गई। कैसे आ गई? क्या इनमें कॉमन है? क्या नजरिया कॉमन है, लीडरशिप कॉमन है, आइडियोलॉजी कॉमन है? Maybe sir, you guys are great uniters. आप सबने इनको यूनाइट कर दिया सर। ये क्रेडिट पीटीआई को दे के आप इतने नहीं, मफादात एक हो गए, आपने सबको इकट्ठा कर दिया, जरूरियात एक हो गई। ये जो कत्ल की मंसूबाबंदी के हवाले से खान साहब ने आज बात की है, कहते हैं कि जी कोई उनके पास इत्तलात हैं, ये पार्टी में डिस्कस हुई बात है? आपको भी वो कह रहे हैं कि सबूत है मेरे पास, आप लोगों को दिखाएं सबूत, बिकॉज ऑब्वियसली आप सीनियर लीडर्स हैं। इतना देखिए, अगर उन्होंने कहा है तो उन्हें कोई खदशा होगा तो कहा है। शेयर नहीं किया पार्टी के अंदर सबूत वगैरह या कुछ बताया हो कि जी मुझे ये खदशात है? उन्होंने कहा जी वजीरिस्तान से कुछ लोगों को टास्क दिया गया है। डिटेल्स मैंने जाती तौर पे हासिल नहीं की, पर यकीनन मैं कुछ दिनों से मुल्तान में था, मैं अभी मुल्तान से रहा हूँ क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स के सिलसिले में वहां गया हुआ था। उनसे बिल्कुल पूछेंगे, पर खदशात तो थे और हैं। और आप देखें कि वो खदशात हवा में नहीं है, वजीराबाद आपके सामने हुआ है, कातलाना हमला हुआ है, अल्लाह ने जान बचा ली, ठीक। लेकिन ये कोई हम मफरूजों की बात नहीं कर रहे, ये एक अटैम्प्ट हुआ है और मजीद भी हो सकते हैं। इसकी अभी डिटेल्स और जो सबूत है अभी तक वो जाहिर शेयर नहीं किए गए,
जमात के लोगों के साथ? मेरे इल्म में नहीं, आपके इल्म में नहीं। आप ये देखें ना कि जो वजीराबाद हुआ, वजीराबाद के बाद जो JIT थी, JIT की रिपोर्ट कोर्ट पे गई और कोर्ट ने किस तरह उसके बाद एक उस JIT को खत्म कर दिया, एक नई JIT बना दी जिन पे शकूक व शुबहात है, उन्हीं के नामजद करदा लोग आ गए। तो ये तो एक मजाक है जो हो रहा है और लोग इसको देख रहे हैं। खान साहब की नाअहली देख रहे हैं आप? क्योंकि ऑब्वियसली 3 ऐसे केसेस है, आप लोग तो कहेंगे नहीं बिल्कुल कोई इसकी बुनियाद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सियासी नाअहलियों की एक तारीख है, ये हकीकत है। तोशा खाना, फिर उनकी जो साहबजादी का केस है, तीसरा फॉरेन फंडिंग केस। तो ये 3 तो केसेस अभी बिल्कुल सामने आए खड़े हैं। फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही, पेश नहीं हो रहे। खान साहब, आप लोगों ने तो अपनी जमानतें खत्म करा के जेल भरनी थी, आप लोग तो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, वहां से स्टे ले रहे हैं। क्या वजह है? फेस करें मुकदमात, अगर आपने जेल के अंदर जाना है तो खत्म करें जमानतें वगैरह। ये वो अगले कहते हैं कि जी आपने जाना ही नहीं है, आप डर रहे हैं, आप अदालतों में पेश क्या होना है, आपने जेल में क्या जाना है? नहीं, अदालतों में भी जा रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं। मैं आया हूँ, कल अदालत के सामने खड़े होने आया हूँ। खान साहब नहीं आ जाए ना, उन्होंने आज फिर दोबारा आएंगे। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड कि उनकी जो जिस तकलीफ से गुजरे हैं, जिस कर्ब से वो गुजरे हैं, मतलब है वो जख्मी थे। कोई वहाँ कोई लाहौर में कोई रिलैक्स तो नहीं कर रहे, एक मजबूरी के तहत वहाँ ठहरे हुए ना। तो वो हम चीज़ों को फेस कर रहे हैं और करना करेंगे, किया है और करेंगे। तो नाअहली नजर आ रही है? देखिए नाअहली इनकी तो हद्दुल वसा कोशिश होगी, क्योंकि खाइफ है ना, वो सियासी मैदान में मुकाबला करने में वो कतरा रहे हैं। वो समझते हैं कि आज इमरान खान की मकबूलियत, जितने ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, लोगों के सर्वेज आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को जब वो देखते हैं, इमरान खान की मकबूलियत को देखते हैं और इनकी अपनी कारकर्दगी जो PDM की कारकर्दगी है उस पर जब नजर दौड़ाते हैं और जब ये सारे चेहरे वो यकजा देखते हैं तो उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि जी हमारा क्या बनेगा। तो फिर वो समझते हैं कि अगर फिजिकल एलिमिनेशन हम नहीं कर पाए तो पॉलिटिकल एलिमिनेशन करें। पॉलिटिकल एलिमिनेशन के लिए वो समझते हैं कि खान साहब जो हैं वो पार्टी को वो बानी चेयरमैन भी हैं और अगर वो नायल हो गए तो बिखर जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट पहले किए गए। तो आपने उसके हवाले से अपनी मनसूबाबंदी वगैरह कर ली है? बिकॉज ऑब्वियसली इट इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। नाअहली की तो तारीखें दी। मुझे हैरानी इस बात की होती है मारिया बीबी, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि ये ख्वाहिश उन लोगों की है जिन पर बीती है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। पार्टी वालों को इल्म है कि उनको उनकी क़यादत को माइनस करने की कोशिश की गई, जमात खत्म नहीं हुई, उनका वोटर नहीं बिखरा। नून को ये तजर्बा, वो खुद उस पे से गुजरे हैं, उनके लीडर को माइनस करने की कोशिश की, नून इंटैक्ट रही बल्कि मजीद जुड़ गई। जितना ये इमरान खान पर वार कर रहे हैं, जितना तहरीक इंसाफ को ये जेर अताब ला रहे हैं, तहरीक इंसाफ के साथ लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे होंगे जो बिखरेंगे और बिखर सकते हैं और बिखरे। आपको मालूम है कि अभी कोई है ऐसे लोग जो पर तोल रहे हैं जाने के लिए? 20 है ना आपके सामने जो असेंबली में बैठे हैं, अब मौजूदा सूरत हाल में देखा पंजाब में भी लौटे हुए, मरकज में भी हुए। अभी दाएं बाएं लोग हैं जो पर तोल रहे हैं। देखिए मैं किसी पे शक नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इस पे कोई शक व शुबा नहीं है कि जितना दबाव डाल सकते हैं वफादारियां तब्दील करने के लिए ये डालने की कोशिश करेंगे। उन्हें एक ख्वाब दिखाएंगे जी, एक सुनहरा ख्वाब और एक डरावना ख्वाब भी दिखाएंगे। तो कोई सुनहरे ख्वाब की कशिश में चला जाएगा और कोई डरावने ख्वाब के खौफ से बैठ जाएगा। ये खान साहब ने अपनी हिकमत अमली तब्दील क्यों की? पहले वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, अब उन्होंने नहीं कहा कि वो जो अगले ज़िमनी इंतखाब है उस पर वो खुद नहीं खड़े हो रहे। वजह क्या थी? पहले हिकमत अमली कुछ और थी कि खान साहब सब जगह से कंटेस्ट करेंगे, अब क्या है? कोई नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर आप समझते हैं टेक्निकली प्रॉब्लम आएगा, या आप समझते हैं कि उससे पहले कोई नाअहली के बारे में बहुत ज्यादा खदशात हैं? तो उनकी कोशिश चल रही है, इसको हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, कानूनी तरीके से करेंगे, सियासी अंदाज से करेंगे। लेकिन देखिए ख्याल ये था कि हम कोशिश करें जहां तक मुमकिन हो सके कि ये जो नेशनल असेंबली में जो ड्रामा चल रहा है, ये हिज़्ब इख्तिलाफ का, इसको बेनकाब करें और ये जो अपना ही मुकर्रर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उसको हम पारिक करें। ठीक, एक नंबर 2, लोगों के पास जाए और इनके जो मंसूबे हैं और इनकी जो कारकर्दगी है उसको बेनकाब करे। ठीक है, इमरान खान साहब इंशाल्लाह उनकी सेहत दुरुस्त होती है तो वो खुद कैंपेन, लेकिन जब पहले अनाउंस हुआ तो ऑब्वियसली उस वक्त भी मारूजी हालात थे, लेकिन खान साहब ने खुद उन सीटों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद वो हिकमत अमली तब्दील हो गई। क्या ऐसा चेंज हुआ कि हिकमत अमली तब्दील? उसमें ये है कि
पहले ये था कि 8 सीटें थी, 8 सीटें थी, फिर इन्होंने 31 कर दी, तो उन्होंने कहा चले मैं चला जाता हूँ। फिर आपने देखा कि 64 हो गई, 64 हो गई, तो वो नंबर इतना बड़ा हो गया कि इट वाज फीजिबल नहीं रहा, और तो मुनासिब यही समझा कि ठीक है, लेट्स फेस देम। कोई कानूनी तौर पे कदगन के उससे कानूनी तौर पर अभी तक तो पॉसिबल नॉमिनेशन पेपर फाइल हो, वो चैलेंज हो, फिर उसमें कुछ कोई कानूनी कदगन तो हमारे सामने नहीं आई ना, अभी तक तो नहीं आई। और पहले ये सोचा जा रहा था कि कोई नई कानून साजी हो रही है, कोई नया ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है कि 2 सीटों से ज्यादा कोई लड़ नहीं सकता, ऐसी बातें चली थी। अब उनमें क्या हकीकत है क्या नहीं है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ऐसी क्या सराइयां गर्दिश कर रही थी, लेकिन अभी तक कानून में ऐसी बंदिश नहीं है। लेकिन आइडिया ये था टू एक्सपोज दम, इन्हें बेनकाब करना, इस सारे नाटक को बेनकाब करना और कौम को बताना कि उनके साथ क्या मजाक हो रहा है, और हो रहा है, और लोग देख रहे हैं मजाक हो रहा है। इन हाइंडसाइट, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे जिनकी ख्वाहिश थी कि असेंबलियों से, विफाकी असेंबलियों से बाहर निकला ना जाए। इन हाइंडसाइट आप समझते हैं कि उस वक्त वो ग्रुप हावी आ गया जिसका ख्याल था कि इस्तीफे देने चाहिए, और जो कहते थे कि नहीं असेंबली छोड़ के नहीं जानी चाहिए, जो ग्रुप हावी आ गया, क्या वो मिसकैलकुलेट कर गया? देखिए, 2 पॉइंट ऑफ व्यूज थे। जब एक फैसला हो गया तो सबने अपनी राय दी, और अपनी राय देकर लोगों ने, जब एक फैसला लीडर ने कर लिया तो लीडर के पर सियासी मिसकैलकुलेशंस तो बड़े बड़े लीडर्स से होती हैं, हो सकता है। देखिए, मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है, हिकमत अमली भी हो सकती है, वो उनके जहन में बहुत से लोग हमारे थे, वो समझते थे कि असेंबली में रह के हम मुज़ाहमत भी कर सकते हैं और अपना नुक्ता नज़र भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पेश कर सकते हैं, और बाहर भी हम कैंपेन कर सकते हैं। और इलेक्शन कैंपेन के बाद जो सेटअप बनाना है, जिसके लिए आप वापस जाना चाहते थे, वो भी कर सकते थे। और दूसरा ख्याल ये था, एक तबके का ख्याल ये था कि जो कुछ ये कर रहे हैं और जो करने जा रहे हैं, जो मुआहदे करने जा रहे हैं, और उसका जो बोझ है वो हम क्यों उठाएं, कारस्तानियां इनकी और खमियाजा हम भुगतें जी, तो हम उस फॉल आउट से अपने आप को अलहदा करें और हम डायरेक्ट लोगों के पास जाएं। सो इन हाइंडसाइट ठीक है, हो गया तो हो गया, या यू वुड हैव डन समथिंग डिफरेंटली इन दोस 8-10 मंथ्स जो पिछले गुजरे? नहीं, देखिए, पॉइंट इज कि व्हाट कुड वी डू। जो पॉलिटिकल ऑप्शंस थे हमारे पास, डिस्पाइट द पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन अस, हमने एक्सरसाइज किए, लेकिन कहीं कानून को हाथ में नहीं लिया, कहीं मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया, कहीं तोड़ फोड़ नहीं की, कहीं जलाओ घिराव नहीं किया जी। जो लीगल ऑप्शंस थे हमारे पास वो हमने एक्सरसाइज किए, कर रहे हैं। ये जो जेल भरो तहरीक का हमारा एक सोच है, वो भी तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट का अंदाज है ना जी। एक है कि आप लोगों को तरगीब दें कि जाएं, सड़कों पे जाएं, आग लगाएं, पथराव करें, इमलाक को नुकसान जेल करें। कैसे भरेंगे? जब कोई कानून तोड़ेंगे तो आपको जेल में डालेंगे ना, मतलब वो ऑब्वियसली आपने कोई वायलेशन करनी है तो 144 की वायलेशन करते हैं, चले उसमें आपको जेल में डाल देंगे, कैसे जेल घुस जाएंगे? पॉइंट इज कि हम कह रहे हैं कि हम जब आप इस किस्म की इंतकामी सियासत अपने आपने जारी रखी हुई है, और अब एक एक करके कभी किसी को निशाना बनाते हैं, कभी किसी को निशाना बनाते हैं, तो हम अपने आप को पेश कर रहे हैं, और आप अपनी जो है तस्कीन हासिल कर लें। चलिए सर, होप करते हैं कि उसकी नौबत ना आए और सैनिटी प्रिविलेज और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसके आगे निकलने की कोई जगह बने। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, जो सख्त और कड़ी शराइत है, इस हवाले से कहां तक गुफ्तगू बढ़ी आगे, और इसके अलावा जो ब्लूमबर्ग के अंदर रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान से स्मगल हो रहा है डॉलर, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहबाज हुकूमत के 300 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इस दौरान 2 वुज़राए खजाना सामने आ गए हैं। जो ये डिली डाली की पॉलिसी है कि IMF की शराइत माननी है लेकिन देर से माननी है, सियासी लेवरेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा बज़ाहिर नहीं हो रहा PMLN को। जो इलेक्शन में जाने से खतरा है, जो डर है, वो तमाम खदशात सच साबित हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली IMF की शराइत मानने का मतलब है कि महंगाई भी होगी और सख्त मौशी फैसलों के नतीजे में वोट बैंक भी जाएगा। बहरहाल जी, मईशत की जो बदहाली है ये आज से नहीं सुन रहे, मतलब मैं तो बचपन से ही सुन रही हूँ, लेकिन अगर आप इतना पीछे ना जाएं, मेरा ख्याल है अगर हम शुरू करें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में, यानी कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उस वक्त वो क्या बताते थे कि मईशत की बदहाली की क्या सिचुएशन है,
जब वो गए तो नवाज शरीफ साहब बताते थे हमें कि भाई पिछली हुकूमत ने क्या मईशत उनकी छोड़ी है, बदतरीन हालात में छोड़ी। जब नवाज शरीफ साहब गए तो इमरान खान साहब ने हमें बताया कि पिछली हुकूमत ने तो बहुत ही बुरी हालत में मईशत को छोड़ा, और अब दोबारा शहबाज शरीफ साहब जब आए हैं तो वो हमें बता रहे कि इमरान खान ने बहुत बुरी हालत में मईशत को छोड़ा। तो मईशत की बदहाली और पिछली हुकूमत पे जो ब्लेम का सिलसिला है, ये एटलीस्ट मैं तो बचपन से देख रही हूँ, लेकिन चले आपको गिलानी साहब के दौर से ही दिखा के कुछ यादें ताजा करते हैं। इस मुल्क में जो माशी बहरान है उसको निकालने के लिए एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। कौम को मालूम होना चाहिए कि हमारी मईशत की हालत नाकाबिले बयान हद तक खराब है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। 4.25 साल में जो अशिया की कीमतें जहां पहुंच गई हैं, कुछ सोच नहीं सकता था। मतलब माशाल्लाह इकट्ठे ही इन सब की स्टेटमेंट्स अगर देखें तो लगता ये है कि पिछली हुकूमत ने जो खजाना खाली छोड़ा था वो इतनी बुरी हालात में था कि मुल्क जो है आगे नहीं चल सकता। ये 2008 से तो एटलीस्ट आपके सामने हमने सुनवा दिया। बहरहाल जी, अब दुनिया कहती है कि फिक्स योर ओन हाउस, जो दुनिया का पेशेंस है पाकिस्तान के साथ, वो बजाय धीरे धीरे लग रहा है कि कम हो रहा है। इस हफ्ते 2 अहम रिपोर्ट सामने आई। एक तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई जिसमें डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रोजाना $5 मिलियन अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत पाकिस्तान से स्मगल होने वाले डॉलर्स हुकूमती मामलात को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। डॉलर की स्मगलिंग जारी है, जबकि पाकिस्तानी करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले में 37% गिर चुकी है। गुज़श्ता 1 साल में अफगानी करेंसी की कारकर्दगी पूरी दुनिया में सबसे बेहतर रही, जबकि पाकिस्तानी करेंसी की कारकर्दगी बदतरीन रही है। सो जी, ब्लूमबर्ग ये कर रहा है रिपोर्ट। इसहाक डार साहब हफ्तों में नहीं दिनों में डॉलर के नीचे आने के दावे लेकर आए थे, जरा वो भी दिखा दें आपको। मतलब कब तक का फिर आपका टारगेट है कि ये 200 रुपए से नीचे आ जाएगा विदाउट इंटरवेंशन? आई थिंक मैटर ऑफ डेज, दिनों की बात है, हफ्तों की बात नहीं है। सो जी, इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से में जुबैर खान साहब माहिर माशियत में इस्लामाबाद स्टूडियो में है, शबर जैदी साहब कराची से हमारे साथ हैं। ये जो डॉलर की अफगानिस्तान स्मगल होने की बात, जुबैर खान साहब, अगर हम देखें तो ये आज की बात नहीं है। जब भी आप इनकी इकोनॉमी के ऊपर ब्रीफिंग्स के ऊपर जाएं, अभी नहीं जब भी, तो एक जो कंसिस्टेंट फैक्टर हमेशा होता था कि जी डॉलर स्मगल हो रहा है। और काबुल की जो फॉल के बाद तो अफगानिस्तान का मामला पिछली हुकूमत का भी बहुत बड़ा दर्द सर था कि डॉलर की स्मगलिंग नहीं रोक। व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्यों नहीं रोक सकते? मतलब 2 ममालिक, एक सरहद, एक की करेंसी बेहतर है, दूसरी करेंसी डिप्रिशिएट करी 37%। ये देखिए, डॉलर की जो पेमेंट्स होती है ना, जब ट्रेड होता है तो उसके लिए पेमेंट्स के तरीक़ेकार होता है। बैंकिंग सिस्टम की जो पेमेंट के जो वो निज़ाम है अफगानिस्तान के साथ, वो बहुत ही कमज़ोर है। अगर ये डॉलर जा भी रहे हैं तो वहां से कोई चीज आ रही होगी, उसी के बदले में जा रहे हैं। मतलब कोई डॉलर तो नहीं उठा के लेके जा रहा, उसके बदले में अफगानी खरीद रहा होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता ना। आप सोचिए, जब मूवमेंट होती है करेंसी एक डायरेक्शन में, दूसरी साइड से उसके बरक्स वो कोई गुड्स आ रही होंगी, कोई अशिया आ रही होंगी। लेकिन ये जो अमाउंट है 5 मिलियन, ये ठीक है, स्मगलिंग के लिहाज से बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की जो मसाइल है उसके उसमें कॉन्टेक्स्ट में ये तो कोई चीज नहीं है। यहाँ पर अरबों डॉलरों की बात हो रही है पाकिस्तान की जो वो है, और वो जो मसला हमारा है वो हमारा डॉलर कमाने की जो सलाहियत है इकोनॉमी की, वो खत्म हो चुकी है। और जो भी ये हुकूमत भी करती रही है और जो अब IMF करवा रही है, वो हमारी इंडस्ट्री को भी बंद कर रही है और एक्सपोर्ट्स को भी बंद करेगी। बात यह है कि जो भी अभी डिस्कशंस हो रही हैं IMF के साथ, अभी आपने फरमाया कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये चीजें सामने आनी चाहिए थी पब्लिकली हुकूमत हमें बताती कि वो क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं और ये लोग क्यों इनकार कर रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत जो डूब रही है, उसकी जो मैक्रो इकोनॉमिक वजूहात हैं, वो इनकी जो फजूल खर्चियां हैं बजट के जरिए, ये वो हैं। अब बात यह कि उसको ठीक करने के लिए जो इकदाम चाहिए थे वो इन्होंने खुद नहीं किए। उसका बोझ वो लोग डाल रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, वो लोग डाल रहे हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, एनर्जी में। देखिए, ये जो पाकिस्तान के बहरान है वो सिर्फ हमारा डॉलर का और अंदरूनी कर्जों का नहीं है। जो बिजली के मद में जो बहरान है वो इस सबसे ज्यादा खतरनाक और गहरा है। मैं इसलिए गुफ्तगू करी थी बिकॉज इस हफ्ते ब्लूमबर्ग ने जो इस पे अपनी तशवीश का इजहार किया, और खास तौर पे जब आप देखें कि जी मुल्क के अंदर करेंसी की एक किल्लत है, एक कहत है, लेकिन दूसरी तरफ जो है
वहां पर उनकी करेंसी साथ साथ बेहतर भी हो रही है और यहाँ से अनचेक पैसा जा भी रहा है। शबर साहब, ये क्यों नहीं रोक पाते स्मगलिंग? ये तो आज का मसला नहीं, हमेशा का मसला है सर। अभी भी मसला जब मुल्क के अंदर पैसे है ही नहीं, डॉलर है ही नहीं, लेकिन फर जो है पैसा जा रहा है बॉर्डर के उस पार। देखिए मारिया, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है बिल्कुल उस हिसाब से हो रहा है जो मैं पेशीन गोई कर रहा था और जो मैं फोर्सी कर रहा हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है जो हो रहा है, और ये होना था और ये हो रहा है और ये ऐसे ही होगा, क्योंकि ये लोग अपने कंधे से ऊपर नहीं देख सकते। अफगानिस्तान के बारे में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम अफगानिस्तान से कोयला बाय कर रहे हैं और उस कोयले के पैसे हम पाकिस्तानी रुपए में इस्लामाबाद में देते हैं, और उसको वो अफगानी जो है वो रुपए का क्या करेंगे, वो किसी तरीके से अफगान ट्रांसफर करते हैं। तो ये ट्रेड हो रही है, ये बेकार की बातें हैं कि स्मगल हो रहा है, उनसे कोयला आ रहा है। आप किसी भी बंदे से जो नॉर्दर्न एरिया में कोयला इस्तेमाल करता है उससे पूछें क्या बामियान का कोयला नॉर्दर्न पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो इम्पोर्टेड कोयले से सस्ता है या नहीं है। तो पहले सच बोलना सीखें, पहले ये डिसाइड करें क्या, और ये कहना कि स्मगलिंग हो रही है ये आप कहते रहे, मगर जो बिल्कुल सही बात जुबैर साहब ने कही कि क्या आ रहा है। मैं बिजनेसमैन से डील करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि उनसे पूछें कि कितना कोयला आ रहा है। मतलब कोयला कोई ये तो नहीं है कि सोना तो नहीं है, हीरा तो नहीं है, ट्रकों में आ रहा होगा ना, कोई ये तो नहीं है कि वो आप तो भाई ये जो कहानी है, आपने दो कहानियां शुरू की हुई हैं। एक तरफ कहते हैं कि अफगानिस्तान से हमारी ट्रेड बंद है, ये बंद है, वो बंद है, और एक तरफ कोयला ले रहे हैं और डॉलर दे रहे हैं। तो भाई ये कब तक चलेगी कहानी? कौम के सामने आके सच क्यों नहीं बोल देते? खुदा का वास्ता है कि कोयला आ रहा है, पैसे दे रहे हैं हम, वो असली में जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये सिर्फ ट्रेड हो रही है, इसमें मुझे 1% भी डाउट नहीं है। मैं बहुत सी कंपनियों से डील करता हूं, हम जाके कोयला बाय करते हैं, इस्लामाबाद में अफगानियों को रुपए देते हैं, वो आगे लेके जाते हैं कोयला, हम पाकिस्तान में रिसीव करते हैं, पूछ ले क्या कहां से आ रहा है कोयला। अब क्यों हम बिला वजह इसको घुमा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, चलिए लोगों को। ये पहली बात आप। दूसरी बात, आपने जो अपना प्रीएम्बल शुरू किया था, मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो नैरेटिव मैगजीन में कल आएगा। 2002 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान में 4 गवर्नमेंट रही हैं। 2002 से लेकर 2008 तक मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, 2008 से 2013 तक जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, 2018 से 2022 तक इमरान खान की गवर्नमेंट थी। और ये चारों गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली आई है, और चारों गवर्नमेंट वो है जिसमें अपोजिशन पार्टी इलेक्शन जीत कर आई है और रूलिंग पार्टी ने इलेक्शन हारा है। और 2002 की मईशत को आप कंपैरिजन कर लें इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर लें, इस 20 साल में आपने पाकिस्तान की तबाही कर दी है। और इसमें चारों पार्टी, मैंने आपको 4 नाम लिए ना, ये चारों पार्टी बराबर के हिस्सेदार हैं। सबसे कम हिस्सा इमरान खान साहब का है क्योंकि उनका टेन्योर 3.5 साल है, बाकी का टेन्योर ज्यादा है। जुबैर साहब, आपको लगता है किसी के पास कोई इकोनॉमिक प्लान है? बिकॉज मुझे इस वक्त जो सियासत लग रही है वो सिर्फ है कि आपने एक रेटरिक करना है। इवन पीएमएलएन की कैंपेन जो इलेक्शन के अंदर है अभी इश्यूज के ऊपर नहीं है, पीटीआई की भी जो कैंपेन है अब वो डे टू डे इश्यूज के ऊपर नहीं है, अब वो नैरेटिव, वो जो रेटरिक है कि भाई उसके इर्द गिर्द घूमेंगे। दिस इज प्रॉब्लमैटिक फॉर मी कि इसके बाद जो भी आ रहा है, मुझे लग रहा है कि क्या इकोनॉमिक प्लान उनके पास कोई है? बजाहिर किसी के पास नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल मारिया सही कह रही है, किसी के पास इकोनॉमिक प्लान नहीं है। लेकिन मैं जरा आपको पीछे ले जाऊं, देखिए 2013 में IMF का प्रोग्राम आया और 16 तक रहा, उसके बाद रिजर्व्स ज्यादा थी, लेकिन वो तमाम बोरोड रिजर्व्स थी, कर्जे लिए गए थे। देखिए रिजर्व जो है ना, जो आखिरी जो हमने कमाए थे वो मुशर्रफ के दौर में थे। ये याद रखिए कि मुशर्रफ के दौर में 2007 में हमारी रिजर्व्स वर एट देयर ऑल टाइम हाई। सर वो भी बोरोड मनी नहीं, नो, दे वर अर्न्ड। देखिए आई डू द एनालिसिस, प्लीज गिव द पुअर मैन क्रेडिट, हिज क्रेडिट। उस दौर में रिजर्व्स वर अर्न्ड बिकॉज जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो सरप्लस में चला गया था।
ہماری جو ڈیٹ جی ڈی پی ریشو ہے وہ 55% تک آ گئی تھی اور ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا تھا. اس سرپلس کی بعد پھر آپ کی ریزرو بڑھتی ہیں تھرو ارننگز. یہ یاد رکھیے کہ جب ڈیورنگ نواز شریف ٹائم دیر واز این IMF پروگرام, بٹ مشرف لاسٹ ایئر جب سلمان شاہ اینڈ آل ور دیر, اس وقت بہت ہیوی اسپینڈنگ ہوئی بیکاز کیو لیگ الیکشن میں چلی گئی تھی اور وہ انہوں نے اسپینڈنگ زیادہ کی, وہاں پہ ریزرو کم ہوئی. دیٹ از وائی وہ کرائسس تھا. اب جب 2016 کے بعد پھر انہوں نے سارے پیسے لگا دیے اینڈ دین دا نیکسٹ جو وہ آیا IMF, تو وی آر کانسٹنٹلی ان دی IMF اکنامک پروگرام. تو یہ جو آپ کے فرما رہی ہیں کہ بھئی ان کے پاس نہیں, وہ اس لیے کہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے IMF کے پاس. لیکن میں بتا دوں IMF کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک قرضہ دو تاکہ دوسرا واپس کرو. یہ ایک کنٹینیوس کریڈٹ سسٹم میں ہے, وہ صرف کریڈیٹرز کا خیال کر رہے ہیں. اگر ہماری انڈسٹری کو بند کر رہے ہیں, ایکسپورٹس کو بند کر رہے ہیں, تو ہماری جو صلاحیت ہے ایکسپورٹس کا ڈالر کمانے کی وہ ختم ہو رہی ہے. جب وہ ختم ہو رہی ہے تو ہم کبھی بھی ریزروز کما نہیں سکیں گے. یہ یاد رکھیے. ابھی بھی IMF کا جو پروگرام ہے یہ آپ کو اور مقروض کر رہا ہے, گیونگ یو مور منی. ہمیں ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے, اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. یہ IMF جو بھی کہہ رہا ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. میرے خیال میں نو ون شوڈ سائن آن دس پروگرام. ایک چیز کی طرف آپ دیکھیے کہ دنیا میں انٹرسٹ ریٹس کم ہوئے اس لیے کہ وہ ممالک جو تھے وہ مقروض ہو گئے تھے 2008 کی فائنینشیل کرائسس کے بعد. پاکستان میں آج کل انٹرسٹ ریٹس آج 17-18%. ہم 5 کھرب روپے 5,000 بلین بجٹ میں سے کمرشل بینکس کو دے رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ آپ کے پاس پیسے کہاں رہیں گے؟